today we are going to talk about that the topic of the parallel economy. आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपकी समानांतर अर्थव्यवस्था। आज इस लेक्चर में मैं जिन कंटेंट्स को इंक्लूड करूँगी, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊँगी। आई वुड लाइक टू गिव द डिटेल अबाउट द टुडेज सब कंटेंट ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे, वी विल नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द पैरेलल इकोनॉमी, आफ्टर दैट व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी, देन GDP of India and the black money, after that causes of the parallel economy, then what is the effect on economy, इफ़ेक्ट को हम लोग डिफरेंट सब कंटेंट के सब कंटेंट्स में देखेंगे कि इकोनॉमी में ब्लैक मनी का जो इफ़ेक्ट है वो क्या क्या है, तो उसको हम लोग पार्ट वाइज उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि implications of the parallel economy on internal security, आंतरिक सुरक्षा में क्या समानांतर अर्थव्यवस्था के इम्प्लिकेशंस या प्रभाव हो सकते हैं, इसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे मेजर्स की, सुझाव की या उन उपायों की जिससे हम लोग पैरेलल इकोनॉमी के इफ़ेक्ट को कम कर सकें। तो सो लेट्स वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द पैरेलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है। तो पहले तो आप इसको एकदम कॉमन वर्ड्स में समझ लीजिए कि पैरेलल इकोनॉमी मीन्स देयर आर द टू इकोनॉमीज विच रन्स टुगेदर और विच वॉक टुगेदर। किसी भी अर्थव्यवस्था में दो अलग अलग तरह की अर्थव्यवस्थाएं या दो अलग अलग तरह की मुद्राएं एक साथ चलती हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक साथ चलना? वर्क विथ टुगेदर और द रन विथ टुगेदर इन इकोनॉमी और इन मार्केट। इट मीन्स द पार्ट ऑफ द वाइट मनी एंड द पार्ट ऑफ द ब्लैक मनी बोथ रन इन मार्केट, दोनों अर्थव्यवस्था में पाई जाती हैं। इन इंडियन कंटेक्स्ट we are seeing that the lots of the black money always circulate in the market or the circulate in the economy, and as the same thing apply on the white money। हम लोग यदि हम लोग बात करें कि समानांतर अर्थव्यवस्था क्या है, तो समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब ही होता है जहाँ पर एक अच्छी अर्थव्यवस्था और एक बुरी अर्थव्यवस्था, जिसको आप लोग कहते हैं सफ़ेद धन और दूसरा कहते हैं आप काला धन, तो दोनों ही इकोनॉमी सर्कुलेशन में होते हैं, चलन में पाए जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं समानांतर को इकोनॉमी में आपकी मनी भी होती है, ब्लैक मनी भी रन करती है और वाइट मनी भी रन करती है, और जिस इकोनॉमी में ये दोनों ही मनी रन कर रही हैं, सर्कुलेशन में है, उसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल इकोनॉमी। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है द ब्लैक मनी और द पैरेलल इकोनॉमी, तो पैरेलल इकोनॉमी को हम लोग ब्लैक इकोनॉमी भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ इन विच ब्लैक इनकम्स आर जनरेटेड। वो सारी क्रियाएं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कहीं ना कहीं पर काले धन का सृजन करती हैं। सृजन करने का मतलब वो एक्टिविटीज़ जैसे अनफेयर ट्रेड, या फिर आप कह सकते हैं वो व्यवसाय करना विच आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड अंडर द ट्रेड पॉलिसी, जिसको व्यापार नीति में पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, विच इज़ प्रोहिबिटेड। ठीक है, और इस तरह के यदि हम लोग बिजनेस करते हैं तो एक तरह से हम वाइट मनी भी नहीं बना रहे हैं, बल्कि उस अनफेयर ट्रेड के थ्रू उस अनफेयर का मतलब हुआ, जैसे मैंने कहा कि जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है करना उस पर्टिकुलर आइटम्स का, उसके थ्रू ब्लैक मनी को जनरेट करना। जैसे हम लोग जानते हैं कि ड्रग्स है या फिर आपके ड्रग्स से रिलेटेड यदि कोई हम अनफेयर ट्रेड कर रहे हैं तो उससे
भी हम ब्लैक मनी को जनरेट करते हैं, या फिर स्मगलिंग है या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड हैं, जो पूरी तरह से मना की गई हैं, अलाउड नहीं है, और उनसे यदि हम इनकम को जनरेट कर रहे हैं तो विच इज़ ऑल्सो कंसिस्ट अंडर द ब्लैक इकॉनमी। वो आपकी काली अर्थव्यवस्था का मतलब वो आपकी उस अनैतिक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। Then black incomes are factor incomes, property incomes not reported to direct tax authorities। जो भी ब्लैक इनकम होती है, जो भी आपकी काली आय होगी, काली आय का मतलब नहीं कि पैसा काला होता है, काली आय का मतलब जहाँ पर हम लोग टैक्स को नहीं पे करते हैं, जहाँ पर हम लोग इनलीगल ट्रेड से इनकम जनरेट करते हैं, जहाँ पर अनैतिक व्यापार से, जहाँ पे हम व्यवसाय से आय प्राप्त कर रहे हैं और उस इनकम पे हम किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते हैं, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो वाइट मनी नहीं होती है, वो आपकी होती है ब्लैक मनी। तो तो वही चीज़ कहा जा रहा है नॉट रिपोर्टेड टू द डायरेक्ट टैक्स अथॉरिटीज़, जिसके लिए जिस आय पर, जिस इनकम पर हम टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पैरेलल इकोनॉमी। आखिरकार पैरेलल इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हम लोग बात करते हैं कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था के जो घटक हो सकते हैं वो कौन से हैं। द फर्स्ट इज़ द अ पैरेलल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस में कंसिस्ट। यदि इसको व्यापक तौर पे समझा जाए, ब्रॉडेस्ट इसका सेंस लिया जाए, तो पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है इनलीगल इकोनॉमी सच एज मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग एक्सेट्रा। इनलीगल इकोनॉमी का मतलब अवैध अर्थव्यवस्था, अवैध व्यापार कह लीजिए, या अवैध अर्थव्यवस्थाएं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ये हमने नाम सुना हुआ है हम लोगों ने। दूसरा स्मगलिंग, ये भी हम जानते हैं। स्मगलिंग में हम कस्टम ड्यूटी बचाते हैं, एक्साइज ड्यूटी बचाते हैं, ये सारी चीज़ों को हाइड करते हैं। हाइड करने का मतलब पेमेंट नहीं करते हैं, तो स्मगलिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये आते हैं। देन अनरिपोर्टेड इकोनॉमी इंक्लूडिंग टैक्स इवेशन। अनरिपोर्टेड इकोनॉमी का मतलब होता है जिसको हमने सार्वजनिक न किया हो, या जो कर हमको देना था, जो हमको टैक्सेस पे करने थे, वो टैक्स को इवेड कर लेना, उस टैक्स को हाइड करके रखना, उसकी रिपोर्टिंग या उसका सही समय पर भुगतान न करना। तो जब हम रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग इन द सेंस कि जब वो चीज़ एग्जिस्टेंस में हम दिखाएंगे ही नहीं, गवर्नमेंट से छुपा के वो काम करेंगे, कोई भी लीगल उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरा नहीं करेंगे, कोई भी हम विधिक कार्यवाही नहीं करेंगे, तो वो आपका इनलीगल ट्रेड हुआ या वो आपका इनलीगल फंक्शन हुआ। ठीक है, तो जो अवैध तरीके से व्यापार होते हैं उसमें टैक्स इवेशन मतलब कर को छुपाना है ना, इसको ये भी आपका पैरेलल इकोनॉमी का एक कंपोनेंट या एक घटक है। पहला आपने मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा, स्मगलिंग पढ़ा। दूसरे केसेस में आपने पढ़ा टैक्स इवेशन मतलब कर को नकारना या कर को छुपाना। देन अनरेगुलेटेड इकोनॉमी थर्ड है। पहली आपने इकोनॉमी क्या बोली, पैरेलल इकोनॉमी। पहली आपने कहा इनलीगल इकोनॉमी, अवैध अर्थव्यवस्था। दूसरी कही आपने अनरिपोर्टेड इकोनॉमी, अप्रकाशित अर्थव्यवस्था। तीसरी आप कह रहे हो अनरेगुलेटेड इकोनॉमी। अनरेगुलेटेड का मतलब जहाँ पर विनियमन न हो, तो अनियोजित कह सकते हैं हम लोग इसको, अनियोजित अर्थव्यवस्था। अब अनियोजित व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, इसमें क्या आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आउटसाइड लॉ एंड द रेगुलेशंस। वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जिनसे आप मनी क्रिएट करते हो, जिनसे आप प्रॉफिट अर्न करते हो, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। आर्थिक का मतलब ही हुआ जिससे अर्थ को हम कमाएं, जिससे हम मुद्रा को कमाएं, जिससे हम कहीं ना कहीं पे मनी को अर्न करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आउटसाइड लॉ एंड द रेगुलेशन, नियमों को और विनियम को, ठीक है, प्रावधानों को, इसको हटाते हुए का मतलब इस पे कंसंट्रेशन नहीं रहता है, इसको नकारते हुए यदि आर्थिक क्रियाएं की जा रही हैं तो विच कम्स अंडर द अनरेगुलेटेड इकोनॉमी, ये आपकी अनियोजित अर्थव्यवस्था में आती है।
नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ द जीडीपी एंड द ब्लैक मनी। तो इंडियन कंस्ट्रक्ट में यदि हम लोग कहें तो इंडियाज़ पैरेलल इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू बी 62% ऑफ जीडीपी। भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, इसका 62% जो है इज एस्टिमेटेड टू बी 62% ऑफ द जीडीपी। ये जो ब्लैक मनी है ये पूरी जीडीपी का 62% के आसपास है, जनरेटिंग अबाउट ₹93 लाख करोड़ ऑफ द रेवेन्यू। ये कम से कम ये जो इकॉनमी में 62% तक हमारी जीडीपी को कवर करके रखा हुआ है और तकरीबन 93 लाख करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके माध्यम से ब्लैक मनी या पैरेलल इकोनॉमी से तकरीबन 93 लाख करोड़ की आय प्राप्त होती है। या आय प्राप्त क्या होती है? आय, इनकम जनरेट करता है, आय का सृजन करता है। देन नेक्स्ट इज द what is the causes of the parallel economy. Now we will discuss on the what is the causes of the parallel economy. समानांतर अर्थव्यवस्था के क्या कारण हो सकते हैं? तो here this economy is running with the help of the various factors. मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं, let's see the pictures very carefully. इसमें मैंने 3 पर्टिकुलरली पिक्चर्स को यहाँ पे लिया है। द फर्स्ट पिक्चर शोइंग द टैक्स हेवन, सेकेंड showing the smuggling and the third showing the money laundering. Is that clear? Money laundering activities. तो टैक्स हेवन जैसे हम लोगों ने ठीक इसके पीछे वाले स्लाइड पे जब जाएंगे जहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हैं, तो टैक्स इवेशन अनरिपोर्टेड इकोनॉमी का हिस्सा है, मनी लॉन्ड्रिंग इनलीगल इकोनॉमी का हिस्सा है, और अनरेगुलेटेड इकोनॉमी जिसमें मैंने कहा कि जहाँ पर हम नियम और कानूनों को ताक पर रख कर बिजनेस को करते हैं। तो ये 3 तरह की हमने इकॉनमी की। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिए, मैंने 3 पर्टिकुलरली पिक्चर्स को लिया हुआ है और ये 3 डिफरेंट तरह की इकॉनमीज़ को बता रहे हैं। टैक्स हेवन का मतलब होता है टोटली टैक्स फ्री सेक्टर्स, जहाँ पर सरकार पूरी तरह से कह देती है। टैक्स हेवन का मतलब ही हुआ कि वो स्वर्ग जहाँ पे कर ना देना पड़े। जैसे टैक्स जो हेवन होता है वो भी टैक्स इवेशन करने वालों को या जो टैक्स को पेमेंट नहीं करते हैं वो ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करते हैं, ऐसे एरिया का सिलेक्शन करते हैं जहां पर उनको टैक्सेस को पेमेंट ना करना पड़े। तो यहाँ है दिस इकॉनमी इज़ रनिंग विद द हेल्प ऑफ द वेरियस फैक्टर्स। वो कौन कौन से घटक होते हैं जिनके साथ में पैरेलल इकॉनमी अर्थव्यवस्था में छाई रहती है या चलती है? द फर्स्ट इज़ द काउंटरफीट करेंसी इन्फ्यूज्ड थ्रू द बॉर्डर, जो सीमाओं से हमारे यहाँ धन पहुँचाया जाता है। इज़ द टैक्स हेवन। टैक्स हेवन को मतलब आप कह सकते हो टैक्स हॉलीडेज़ भी कह सकते हैं, वो क्षेत्र जहाँ पर कर का भुगतान नहीं करना पड़ता है। दो सेक्टर विच आर नॉट कमिंग अंडर द टैक्स रिजिम, जो किसी भी कर के क्षेत्र में नहीं आते हैं। थर्ड इज़ द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ फॉरेन फैक्टर्स। विदेशियों से भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो फुली प्लान्ड होती हैं, जैसे टेररिज्म को प्रमोट करना, टेररिज्म को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना लोगों को। तो लोगों को मोटिवेट किस तरह से किया जाता है? विदाउट गेटिंग एनी अमाउंट। वाई एनीबडी कैन डू एनी इनलीगल थिंग, वाई ही विल इन्वॉल्व इन एनी इनलीगल थिंग? कभी नहीं होगा यदि उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा है। जैसे हम लोग सुनते हैं कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसे दिए जाते हैं पत्थर फेंकने के लिए, सैनिकों का बहिष्कार करने के लिए, ये सोल्जर्स को बाइकआउट करने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। या फिर आपने देखा है कि कई प्रोसेशंस में, कई जुलूस में, भीड़ में लोगों को पैसा दे के गलत काम करवाए जाते हैं, या जनता को उकसाया जाता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ से अशांति फैलाएं। पीसफुल जो इन्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं पर वायलेंस में क्रिएट कर दें। तो जो वायलेंस क्रिएट होता है, जो अशांति बनती है, वही सब आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। लूटपाट कराना, जान माल की धमकी देना, लोगों का अपहरण करना, या फिर किसी सोशल प्लेस को
टेक ओवर कर लेना। जिस तरह से अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले सुना था कि ताज में कुछ टेररिस्ट आए थे, वो घुसे थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या लोगों को कैप्चर किया। पूरा ताज जो होटल था मुंबई का, उसको इन लोगों ने अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ से इनलीगल एक्टिविटीज़ की। तो ये सब क्या है, ऑल दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये सब आपका प्लान्ड होता है पहले से, और इस पे जो पैसे खर्च होते हैं, इनके पास अपने पैसे नहीं होते हैं। अन्य देश जो होते हैं वो इस तरह के वायलेंस को क्रिएट करने के लिए, इस तरह की अशांति को फैलाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। देन व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन इकोनॉमी? ऑब्वियसली यदि इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इकोनॉमी पे इसका कोई बहुत अच्छा असर नहीं पड़ेगा। वो क्या हो सकता है? द फर्स्ट इज़ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक ड्वेलिज्म। जो अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो दोहरी हो जाती है। दोहरी का मतलब जितना हम कर सकते थे हम उतना नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो हमारी ग्रोथ है वो ड्वेलिस्टिक हो जाती है, वो दोहरी दिखाई देती है। दोहरी का इन द सेंस कि उसमें लीगल और इनलीगल दोनों पोर्शन आ जाते हैं। देन द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू साइज ऑफ द इकोनॉमी। हम अपनी अर्थव्यवस्था के या अपनी इकोनॉमी के एक्चुअल ग्रोथ को मेज़र नहीं कर पाते हैं, उसकी सही माप नहीं कर पाते हैं कि इकोनॉमी कितना ग्रोथ कर रही है या कितना किया, क्योंकि अंडर एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू साइज़, इसमें हमें ये समझ में नहीं आता कि पैरेलल इकोनॉमी है। ये तो मालूम है कि ब्लैक मनी भी है, वाइट मनी भी है, तो एक्चुअल जो ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है, जो वाइट मनी के थ्रू हो रही है, इसको हम लोग कंफर्म नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग सही उसका हमको ज्ञान नहीं हो पाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जीडीपी का 62% जो है वो फुली एक्वायर किया हुआ है इकोनॉमी में ब्लैक मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो कितनी है ये हम पता नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका टैक्स इवेशन, देयर बाय लॉस ऑफ द रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। पैरेलल इकोनॉमी से सबसे बड़ा जो घाटा होता है वो सरकार को होता है, क्योंकि सरकार को जितनी इनकम मिलनी चाहिए, आय जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि लोग टैक्स हेवन के थ्रू या इनलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू टैक्स को हाइड कर देते हैं, टैक्स को इवेट करते हैं, या ये कहा जाए कर का भुगतान नहीं करते हैं। तो इसके कारण गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस होता है। देन अंडरमाइनिंग इक्विटी जो है, जो समानता है, जो एक समाज में समानता होनी चाहिए, समानता का मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एलोकेशन ऑफ द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, धन और आय का एक समान वितरण होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। इसको हम लोग आगे अभी डीप में डिस्कस करेंगे। लैविश कंजम्पशन स्पेंडिंग, हम लोग लग्जीरियस या जरूर बिना बेकार की चीज़ों पे ज़्यादा खर्च करते हैं। ये कौन खर्च करता है? ये आम जनता नहीं करती है। आम का मतलब वो लोग नहीं करते जिनके पास वाइट मनी है। ये जो लेविश कंजम्पशन होता है ये उन लोगों के द्वारा किया जाता है विच ऑलरेडी हैविंग द ब्लैक मनी, जिस पे उनको टैक्स नहीं देना है, जिनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जो जनरल पीपल्स होते हैं उनके पास टैक्स बर्डन होता है, तो वो अपनी सेविंग्स करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं, अपनी चीज़ों को बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टैक्स भी पेमेंट करना है। लेकिन जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, जिस पर कोई टैक्स नहीं देना है, जो इनलीगल तरीके से आई हुई है, और टैक्स जब नहीं देना है तो वो लोग उसको बिना वजह की चीज़ों पे या लग्जीरियस में भी वो पर्टिकुलर आइटम्स जो जिनका कंजम्पशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना, तो इस तरह की चीज़ों पर खर्च करते हैं। देन डिस्टरेशन ऑफ द प्रोडक्शन पैटर्न, आपका जो उत्पादन का जो पैटर्न होगा, प्रोडक्शन पैटर्न होगा, इस पे भी इफ़ेक्ट आता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्केर्स रिसोर्स ऑफ द जनरल मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, समाज में नैतिक पतन होना, लोगों का नैतिक पतन होना। नैतिक का मतलब लोग अनैतिक कामों में ज़्यादा लग जाते हैं, जैसे जैसे टैक्स इवेशन करना, कर की चोरी करना। उसके बाद जब एक जो ग्रुप होगा वो ज़्यादा रिच होगा, जो दूसरा ग्रुप होगा वो यदि पुअर है, तो ऑब्वियसली जो पुअर है वो अपनी रोटी के लिए, रोटी का इन द सेंस अपनी इनकम के लिए गलत काम करेगा, चोरी करेगा, या फिर इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, अनैतिक कार्यों में लिप्त होगा, तो ये भी होता है। देन इफ़ेक्ट ऑन द प्रोडक्शन, इसका उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द ब्लैक मनी ऑन इकोनॉमी इज़ द ड्वेल इकोनॉमी, इफेक्ट ऑन द ड्वेल इकोनॉमी। पहला जो हमारी इकोनॉमी में असर आता है वो होता है दोहरी अर्थव्यवस्था, विच इज़ कॉल्ड द ड्वेल इकोनॉमी। The increase in the amount of black money in India over a period of time lead to the perpetual growth of
economic dualism which consists of parallel economy operating side by side with the official or reported economy on the country। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ड्यूअल इकोनॉमी का मतलब सीधा सा हुआ कि द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, जैसे जैसे काला धन बढ़ता है वहाँ पर परपेचुअल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक, हम अपनी अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक वृद्धि होगी इसको पता नहीं लगा पाते हैं। इसको पता नहीं क्यों नहीं लगा पाते हैं? जैसे हम लोगों ने कहा कि जीडीपी में ब्लैक मनी का 62% इन्वॉल्व है और 93 लाख करोड़ की इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। तो काला धन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक। और काला धन जब तेज़ी से बढ़ता है तो टैक्स जो होगा वो उतने अमाउंट पे दिया नहीं जाएगा। तो एक तरफ टैक्स इवेशन भी होता है, दूसरी तरफ हम एक्चुअली कितना ग्रोथ कर रहे हैं, एक्चुअली हमारी इकोनॉमी में कितने परसेंटेज से वृद्धि हो रही है, ठीक है। इसको मेज़र करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हम लोग एक्चुअल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं निकाल पाते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसकी विकास दर क्या है। इसके पीछे रीज़न ही सिर्फ यही होता है, द रीज़न बिहाइंड दिस सीन इज़ द पैरेलल इकोनॉमी, जहाँ कि एक्चुअली जो करना चाहिए था पेमेंट वो हमने नहीं किया, एक्चुअली जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो हमें पता नहीं चली। तो हम डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे हैं या आगे हैं ये क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें और भी आगे है ड्यूअल इकोनॉमी में, जैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, टोटल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का 1/5 जो पोर्शन है वो है आपका ब्लैक मनी मार्केट। ब्लैक मनी मार्केट के थ्रू में टोटल जितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने भी आर्थिक सौदे होते हैं उसका 1/5 पार्ट, 1/5वां भाग ब्लैक मनी मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ब्लैक मनी रिप्रेजेंट्स नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द एग्रीगेट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कुल आर्थिक सौदों या आर्थिक क्रियाओं का 1/5 से कम नहीं है आपकी ब्लैक इकोनॉमी। इसका मतलब कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में जो फेयर हो रहा है, फेयर मतलब जो सही तरीके से हो रहा है, लीगल फॉर्म में हो रहा है, और जो इनलीगल फॉर्म में हो रहा है, तो इनलीगल हमारे लीगल फॉर्म को भी कवर अप कर चुका है, पूरी तरह आच्छादित कर चुका है, या ये कहा जाए कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में इनलीगल ट्रांजैक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। देयर इज़ ऑल्सो इंटरेक्शन बिटवीन द रिपोर्टेड एंड द अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज़। यहाँ पर वो रिपोर्टेड का मतलब आप सीधा से समझिए जिस पे हमने कर देना है, और अनरिपोर्टेड का मतलब जिसको हमने हाइड किया है, जिसको हमने छुपा के रखा है। तो यहाँ पे रिपोर्टेड एंड द अनरिपोर्टेड एक्टिविटीज़ सच दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ब्लैक मनी फ्रॉम द वाइट मनी इकोनॉमी, जिसमें से हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाते, हम ये अंतर ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी वाइट मनी है या वाइट मनी में कितना पोर्शन आपका ब्लैक मनी का है। तो ये भी एक बड़ा प्रभाव है। देन द अंडर एस्टिमेशन व्हाट द रियलिटी द फेस ऑफ द रियलिटी इज़ हाइड इन पैरेलल इकोनॉमी। वास्तविकता जो होती है वो पैरेलल इकोनॉमी में हमेशा छिपी हुई होती है, या ये कहिए कि फ्रंट पे कुछ और दिखाई देता है और बैक फुट पे उसके कुछ और होता है। तो वही है, अ लार्ज अंडरग्राउंड इकोनॉमी एंड ग्रोथ ऑफ ब्लैक इनकम लीड टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ द ट्रू साइज एंड इन करेक्ट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी बाय द ऑफिशियली कंपाइल्ड नेशनल इनकम डाटा। नेशनल इनकम डाटा में हम लोगों ने कहा था कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमको जीडीपी मालूम होनी चाहिए, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन लेते हैं, उसमें हम लोग टैक्सेस लेते हैं, इनकम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज लेते हैं, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को लेते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कहा था कि दीज आर द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो यहाँ पर यदि नेशनल इनकम का ट्रू डाटा हमको नहीं पता चलेगा, एक्चुअल हमको पता नहीं चलेगी कि वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है, हमारी जीडीपी क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम एस्टिमेट ही नहीं कर पाएंगे, अनुमान ही नहीं कर पाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी को ही नहीं बना पाएंगे। अपनी जो रणनीति रहेगी कि फ्यूचर में हमको यदि डेवलपमेंट की बात करनी है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम ग्रोथ किस सेक्टर में करें,
किस क्षेत्र में हम विकास कर सकते हैं। यदि ये पिक्चर क्लियर नहीं है, ये सीन पूरी तरह से आपका फेड होता है, तो फेडिंग कंडीशन में या धुंधला होता है जिसको आप कहते हैं, जैसे फॉग में होता है, फॉग मतलब धुंध, या कोहरा जिसको आप कहते हैं, कोहरे में चीज़ें क्लियर नहीं होती, फिर भी हम चलते जाते हैं, और वहीं पर कहीं पर यदि बैरियर होता है, कहीं पे कुछ पत्थर होता है, स्टोन होता है, तो हम गिर भी जाते हैं। ठीक वही चीज़ इकॉनमी में है, हमें मालूम ही नहीं चलता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रू साइज ऑफ द इकॉनमी और द नेशनल इनकम, कि राष्ट्रीय आय की वास्तविक स्थिति क्या है। Included from the official record of the gross national products, the estimates of the saving and consumption of nations to the national income and measurement of other macroeconomic variables would be biased and misleading for accurate policy making and planning consideration। यदि ये पिक्चर ही क्लियर नहीं है कि नेशनल इनकम क्या है, एक्चुअल कंजम्पशन कितना हो रहा है, कितना लोग उपभोग कर रहे हैं, कितना लोग व्यय कर रहे हैं, कितनी वाइट मनी है, कितनी ब्लैक मनी है, तो कैसे हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे, कैसे सरकार एक अच्छी पॉलिसी को बनाएगी। नहीं बना सकती है जब तक ये सारी सिचुएशन क्लियर ना हो। हमारे पास एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, हमारे पास वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जबकि हम जान रहे हैं कि यदि मार्केट में ब्लैक मनी सर्कुलेशन में है, यदि काली मुद्रा है, तो ऑलरेडी वो हाइड रहेगा। जब रेवेन्यू नहीं होगी तो सरकार पॉलिसी कहाँ से बनाएगी। देन लॉस ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लैक मनी इज़ लार्जली अट्रीब्यूट्स टू द टैक्स इवेशन। कर की चोरी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। हम चोरी बोलते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि चोरी का मतलब मैम चोरी का मतलब क्या, तो चोरी का मतलब टैक्स को अवॉइड कर देना, कर का भुगतान न करना। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि यदि लोग टैक्स इवेशन करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट हाई टैक्स रेट्स इम्पोज करती है। हाई टैक्स रेट इम्पोज कहाँ पे करती है, वाइट मनी पे करती है। इट मीन्स कौन करेगा, वो सफ़र करेगा जो वाइट मनी जिसके पास है, जो अपने लीगल तरीके से अपने काम की वजह से धन को प्राप्त कर रहा है, अपनी इनकम को अर्न कर रहा है, उसको अब पहले से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो टैक्स उसी पर लगाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, जो इनकम अर्नर होगा, जिसके पास लीगल तरीके से इनकम आई होगी, जिन्होंने सही रास्ते से पैसे कमाए होंगे, वो अब टैक्स को पहले से ज़्यादा देंगे। रीज़न क्या होगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब सीधा सा होता है जहाँ पर सरकार जो बजट बनाती है वो घाटे का बजट बनाती है। घाटे का बजट मतलब, डेफिसिट बजट का मतलब होता है जहाँ पर इनकम कम दिखाएगी सरकार और व्यय ज़्यादा दिखाएगी। वेयर द एक्सपेंसेस इज़ मोर देन द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। आय के साधन कम जबकि व्यय के रास्ते सरकार आपको ज़्यादा दिखाएगी। अंडरमाइनिंग द इक्विटी, when the government resorts to progressive direct taxation to maintain equity in the distribution of the tax burden। जैसे ही सरकार कर को बढ़ाएगी, कि कर को बढ़ाएगी तो कैसे बढ़ाएगी, यदि प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव का मतलब कम इनकम वाले कम टैक्स देंगे, ज़्यादा इनकम वाले ज़्यादा टैक्स देंगे। दिस इज़ द सिम्टम और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोग्रेसिव टैक्सेस, कि जिसके पास आय ज़्यादा वो ज़्यादा कर, जिसके पास आय कम वो कम कर देगा। तो सरकार जैसे ही ये काम करना शुरू करती है, ठीक है, द टैक्स इवेशन एंड द ग्रोथ ऑफ ब्लैक मनी अफेक्ट द वेरी कंसेप्ट ऑफ द सोशल जस्टिस। इससे सामाजिक जो न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय का मतलब क्या, वही बात कि जो वाइट मनी अर्न कर रहा है, जिसके पास सही तरीके से इनकम आई है, वो सफ़र कर रहा है, हु विल सफ़र, है ना, वो सफ़र करेगा। क्यों, क्योंकि उसको अब टैक्स पहले से ज़्यादा पेमेंट करना होगा। और जो रहेगा वो पुअर ही रह जाएगा, और जो आपका ये रिच है वो हमेशा रिच बना रहेगा। नेक्स्ट है इसमें कि फर्दर द टैक्स इवेशन, जो टैक्स इवेशन होगा उसका उसको जो इन्जॉयमेंट होगा, उससे जो पूरी तरह से आनंद लेने वाला जो एक ग्रुप होगा, वो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी ब्लैक मनी को क्रिएट करते हैं, जो कहीं ना कहीं पे काले धन को पैदा करने में या ऐसी इनकम को जनरेट करने में एक टूल की तरह काम करते हैं। एक लाविश कंजम्पशन स्पेंडिंग, ब्लैक मनी इज़ disposed by of lavish spending on travels, tools, entertainment, financing to the extravagant election etc। ये सब आपका लाविश स्पेंडिंग आता है कि बिना वजह की चीज़ों पे लोग पैसे खर्च करेंगे, जिसमें हमने बताया ट्रैवल्स करना, यात्राएं करना, टूर करना, मनोरंजन के साधन खोजना, और भी इलेक्शंस वगैरह पे फाइनेंस करना, चुनाव में फाइट करते हैं।
तो दिस हैज़ ऑल्सो लिड टू मैनी सोशल एविल्स, इसके कारण बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ आती हैं, सोशल एविल्स आते हैं, एंड डिटोरिएटेड द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो कॉमन पीपल्स हैं, जो सामान्य मनुष्य हैं, उन कॉमन पीपल्स की लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करता है, उनके जीवन शैली को, उनकी वैल्यूज़ मतलब जो मूल्य होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनको प्रभावित करता है। वाइडनिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब सोशल इनजस्टिस होगा, जब सामाजिक अन्याय होगा, गरीब ही रहेगा, अमीर ही रहेगा, तो ये जो गैप रहेगा दोनों के बीच का इंटरवल, ये हमेशा बना रहेगा। गरीब कभी भी पुअर्स नेवर बिकम्स द रिच एंड रिच नेवर बिकम्स द पुअर, कभी गरीब अमीर नहीं होगा और अमीर कभी गरीब नहीं बनेगा। ये एक इसका बहुत बड़ा कारण है। देन डिस्टोरेशन ऑफ प्रोडक्शन पैटर्न की बात करें तो द ब्लैक मनी हैज़ अल्टर्ड द चॉइस कोफिशिएंट इन द मार्केट इन फेवर ऑफ द लग्जीरियस, विच लीड्स टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फ्रॉम इसेंशियल गुड्स टू द नॉन इसेंशियल गुड्स। यहाँ पर ये ध्यान में देना होगा कि दो तरह के हम लोग नीड्स की बात करते हैं, नेसेसरी नीड्स की बात करते हैं, और दूसरी हम लोग बात करते हैं लग्जीरियस की। तो नेसेसरी तो हमको पूरी करनी है, लेकिन जब ब्लैक मनी लोगों की चॉइस में डिफरेंस पैदा करती है, चॉइस मतलब उनके चयन में अंतर पैदा करती है, इन द मार्केट इन फेवर ऑफ द लग्जीरियस, वो लग्जीरियस या विलासिता से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा प्रमोट करेगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे उनको इसेंशियल गुड्स से नॉन इसेंशियल गुड्स में कन्वर्ट करेगी। वो चीज़ें बनेंगी जो बाज़ार में जिनकी आवश्यकता कम है, जिसको या ये कहे कि जिनका कंजम्पशन एक पर्टिकुलर ग्रुप करता है और जो हाई अमाउंट पे कर सकता है। सोसाइटी का वो पर्टिकुलर पार्ट जो ऐसी इनकम को पे कर सकता है जो वेंडर चाहेगा, जो मैन्युफैक्चरर चाहेगा, वो पेमेंट करने के लिए तैयार रहेगा। जैसे इससे बने हुए प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो इसेंशियल गुड्स हैं वो नॉन इसेंशियल गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा ऐसी चीज़ों का होगा जिस पे मैन्युफैक्चरर को या रिटेल वेंडर को, जो विक्रेता है या जो ऐसी चीज़ों को बनाने वाला है, निर्माता है, वो प्रॉफिट गेन करना चाहेगा। और ऐसे प्रॉफिट को गेन करने के लिए वो इसेंशियल गुड्स की जगह पे नॉन इसेंशियल गुड्स को प्रमोट करता है। जनरल मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं कि जब एक व्यक्ति चोरी कर रहा है, एक व्यक्ति टैक्स इवेशन कर रहा है, तो दूसरा भी उसको देखते देखते कुछ समय के बाद अपनी वैल्यूज़ को, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को छोड़ देता है और वो भी वही काम करना शुरू कर देता है। तो वही बात है कि एक मछली सारे तालाब को धीरे धीरे गंदा कर देती है। तो जो गंदी मछली हैं हम तालाब के पानी को नहीं निकाल के फेंक सकते हैं, है ना, हम वहाँ पे मछली को निकाल कर फेंकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना कि यदि ब्लैक इकोनॉमी ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है तो वो धीरे धीरे इकोनॉमी को यदि अपनी ग्रिप में ले लेगी, वो पूरी तरह मुट्ठी में ले लेगी, तो वहाँ पर टैक्स इवेशन, कर की चोरी, टैक्स अवॉइडेंस या इनलीगल ट्रेड, इनलीगल एक्टिविटीज़, अवैधानिक कार्य, अवैधानिक व्यापार, अवैध व्यापार, ये सब चालू हो जाएंगे। तो इससे भी मॉरल जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं वो डाउन होती हैं। प्रोडक्शन पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, तो एवरेज इफ़ेक्ट ऑन द प्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो इस पे ज़रा सा डीपली हम लोग चलें कि यदि इकॉनमी में यदि देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी पे इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इम्प्लीकेशंस ऑफ द पैरेलल इकॉनमी ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक टेररिज्म, हाँ, जो आपकी आर्थिक आतंकवाद दो तरह का होता है, एक वेपन से होता है, एक हथियारों के माध्यम से होता है, और एक इकोनॉमिक होता है। तो यहाँ इकोनॉमिक टेररिज्म, आर्थिक आतंकवाद की बात करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसको बोलते हैं हम लोग नियोजित क्राइम को बोलते हैं हम लोग जुर्म, नियोजित जुर्म। साइबर क्राइम आपने नाम सुना है, आर्म्ड क्राइम जो आपका वेपन्स के या हथियारों का होता है, इसकी संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इकोनॉमिक टेररिज्म क्या होता है? द कंट्री हैज़ टू कंटेंड with economic terrorism. Neighbor countries have been flooding the country with counterfeit currency with a view to subverting its economy and funding terrorist activities in different part of the country. ये एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में, एक देश के different parts में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, टेररिज्म को और ज़्यादा
इसका डिफ्यूज़न करने के लिए, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काउंटरफीट करेंसीज बॉर्डर से अंदर आती है और ये हमारे यहाँ इंटरनल पीस को, हमारे यहाँ की जो आंतरिक शांति है इसको भंग करने के लिए, इंटरनल पीस को कहीं ना कहीं पे इफ़ेक्ट करने के लिए ये लोग बाहरी जो बॉर्डर्स हैं वहाँ से काउंटरफीट करेंसी को इंडिया में इन कराते हैं, भारत में पहुंचाते हैं। और ये जो करेंसी होती है इसका इस्तेमाल टेररिज्म को या फिर कहा जाए आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब हुआ organized crime in India, especially in the metro cities such as the Mumbai and the Delhi, rising due to the flourishing parallel economy. Such organized crime also fund for radicalization of youth and terrorist attack. Youths को, जो आपके युवा वर्ग हैं, इनको भड़काने के लिए इनका जो ड्रीम है इसको डाइवर्ट करना और इनको टेररिस्ट अटैक के लिए जो ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती हैं, इस तरह के पैसों की फंडिंग विदेशों से या अन्य देशों से की जाती है। देन साइबर क्राइम का मतलब होता है कैश ट्रांजेक्शन इन ई-कॉमर्स आर ऑल्सो एमर्जिंग मीन्स टू सप्लाई रिसोर्सेज टू हॉस्टाइल एलिमेंट्स इन द कंट्री। ये जो साइबर क्राइम इस तरह का होता है जहाँ पर हम लोग अपनी अनरिकॉर्डेड इनकम जो हम लोग लेखों में हम लोगों ने जो नकद राशि है उसको न दिखा के अन्य जगहों पर जैसे स्विस बैंक में जमा कर देना या फिर कोई विदेशी बैंकों में जमा कर देना जहाँ से इस तरह के कैश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती है, तो ये भी आपका पैरेलल इकोनॉमी का एक हिस्सा है। देन आर्म्ड वायलेंस में हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए पैसा या फंडिंग की जाती है, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है और इस आर्म को या वेपन्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वायलेंस को क्रिएट करने में, इंटरनल पीस को ब्रेक करने के लिए किया जाता है कि आंतरिक अशांति हो, तो इन हथियारों का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। जिसको जैसे हम लोगों को सुना है हथियारों का फंडिंग के भी थ्रू लोग खरीदते हैं और विदेशों से हथियार भी लाते हैं, डायरेक्टली आर्म्स को भी लेकर किसी भी कंट्री में इन कराते हैं या वहाँ के लिए हथियारों की सप्लाई की जाती है। जिसमें आपने सुना है आतंकवादियों के पास से हथियार पकड़े गए, किसी व्यक्ति के पास से हथियार पकड़े गए, तो फंडिंग भी करते हैं और हथियारों को भी लेकर आते हैं। इसके मेजर्स क्या हो सकते हैं? मेजर्स में सबसे पहले वॉलंटरी इनकम डिक्लेरेशन, यदि सरकार ये लागू कर दे कि लोग अपनी स्वैच्छिक आय की घोषणा करेंगे, जो स्वैच्छिक आय घोषणा का सरकार अभी निकाली थी वो यदि सरकार काम कर दे, डीमोनेटाइजेशन, सरकार विमुद्रीकरण कर चुकी है, या काला धन को रोकने के लिए नोटों का चलन यदि सरकार रोक दे, तो ये है। टैक्स रिफॉर्म्स, कर में सुधार करे, जैसे जीएसटी वगैरह जो सरकार लेकर आई है, ये बहुत अच्छा कदम है। नेक्स्ट जो मेज़र है वो गवर्नमेंट जो अडॉप्ट करने की बात हो सकती है वो है द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी सौदों से निषेध कानून सरकार बनाती है। प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम पर टास्क फोर्स, और फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशन केस ऑफ द टेरर फंडिंग, जो विदेशों से टेररिस्ट को फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, जो फाइनेंशियली असिस्ट किया जाता है, उस पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को गवर्नमेंट स्थापित कर सकती है, इसको इस्टेब्लिश कर सकती है। नेक्स्ट जो मेज़र हो सकता है वो रिवाइविंग ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। जो लोग दोहरे कर को नकारते हैं या दोहरे कर का जो भुगतान नहीं करते हैं, इसको रिव्यू करेगी, इस पर पुनर्विचार करना। दूसरा और नेक्स्ट हो सकता है बैंकिंग रिफॉर्म्स। सरकार यदि बैंकिंग रिफॉर्म्स को देखे कि जो बैंक बिना आईडी के या बिना किसी पहचान पत्र के लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था विजय माल्या केस में कि विजय माल्या को जिस तरह से लोन प्रोवाइड किया गया, या फिर नीरव मोदी के केस में हीरे का जो डायमंड मर्चेंट व्यापारी है उसके केस में देखा गया कि उसको कितना ईजिली इन लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया और इन लोगों ने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में चीट किया लोगों को। तो इन सब चीज़ों के लिए भी सरकार काफ़ी
कदम उठा सकती है। एंड द प्रमोशन ऑफ द कैशलेस इकॉनमी, इकॉनमी को पूरी तरह से कैशलेस बनाना जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो सके और सारी चीज़ें ऑनलाइन होने से फेयर रहेंगी, सब कुछ क्लियर रहेगा कि किस तरह के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कहाँ किन के साथ सौदे हो रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जमा हो रहे हैं। एंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी, मोस्ट प्रेशराइज टू द डिजिटलाइजेशन, सरकार को डिजिटलाइजेशन की दिशा में काम करना चाहिए और सरकार ने काफ़ी हद तक बहुत सारे काम कर चुके हैं। हमारी इकॉनमी अब काफ़ी हद तक पेपरलेस हो चुकी है और हम मोस्टली जो अपने कामों को कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट करना, ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करना, या फिर जितने भी ट्रांजैक्शंस मोस्टली जो हो रहे हैं वो आपके डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। इनका जो मीन्स है वो डिजिटल है। तो इन सब मेजर्स को यदि गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है तो काफ़ी हद तक हम लोग पैरेलल इकॉनमी में ब्लैक मनी को या काले धन का जो सर्कुलेशन बढ़ता जा रहा है, इसके सर्कुलेशन के, इसके फ्लो को बहुत हद तक रोका जा सकता है। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.